नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम एक नए भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य पर अध्ययन करेंगे। कौटिल्य प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विद्वान हैं और उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र के माध्यम से गंभीर राजनीतिक चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौटिल्य कृत्य अर्थशास्त्र कोई अर्थ व्यवस्था से संबंधित अध्ययन नहीं है। ये पूर्णतः राजशास्त्र से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को स्पष्ट करने वाला ग्रंथ है। इस ग्रंथ की जो हस्तलिपि हमें उपलब्ध होती है, उस हस्तलिपि का प्रकाशन सर्वप्रथम श्याम शास्त्री के विशेष प्रयत्नों से 1909 में संभव हो पाया और जैसे ही यह ग्रंथ सामने आया तो संपूर्ण विश्व को इस ग्रंथ ने अत्यंत प्रभावित किया। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जिन राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा की है, उन पर जो उनका सटीक विश्लेषण है वो आज भी प्रासंगिक माना जाता है। जिस अर्थशास्त्र के रचनाकार को हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त शर्मा था और जनमानस उन्हें चाणक्य के नाम से भी जानता है। यद्यपि चाणक्य उनके पिता का नाम था, किंतु जनमानस में यही नाम सामान्यतः प्रचलित हुआ। कौटिल्य जो नाम है, उस नाम के पीछे दो बातें दृष्टिगोचर होती हैं। एक तो उनका जन्म कुटिल नामक गोत्र वाले ब्राह्मण वंश में हुआ, जिससे उनका नाम कौटिल्य पड़ा। दूसरा, इसको एक अन्य अर्थ में भी इस शब्द की व्याख्या की जाती है, कौटिल्य शब्द की, कि वो कुटिल बुद्धि के धनी थे और कौटिल्य शब्द का एक अर्थ कपटी के रूप में भी लगाया जाता है। चाहे कोई भी नाम हो, परंतु कौटिल्य के द्वारा जो राजनीतिक चिंतन हमारे समक्ष रखा गया, वह राजनीतिक चिंतन बहुत ही अनुकरणीय है। शासन संचालनकर्ताओं के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है और उनके द्वारा जो नीति शास्त्रीय व्याख्याएं की गई हैं, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उनके समय में हुआ करती थी। जैसा कि हम कौटिल्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं कि वो विद्वान ब्राह्मण थे, तपस्वी थे, त्यागी प्रवृत्ति के थे और व्यवहारिक राजनीति तथा राज्य वैभव में उनको कोई प्रत्यक्ष रुचि नहीं थी, परंतु राजनीति में भाग लेने के लिए उन्हें किन्हीं परिस्थितियों ने बाध्य किया। वो परिस्थितियां अगर पूर्णतः उन्हें अगर हम सही मान लें तो दो थीं। पहला
मगध साम्राज्य के सम्राट महापद्मानंद ने एक सभा में कौटिल्य का अपमान किया और उस अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने व्यावहारिक राजनीति को उपयोग में लिया। दूसरी घटना जो कौटिल्य को व्यावहारिक राजनीति के लिए प्रेरित करती है वह है भारत पर यूनानी वीर पुरुष सिकंदर का आक्रमण। ये दोनों घटनाएं ऐसी थीं जिसके कारण एक त्यागी तपस्वी प्रवृत्ति के आचार्य को व्यावहारिक राजनीति में आना पड़ा और उन्होंने नंद साम्राज्य को पूरी तरीके से समाप्त करने की प्रतिज्ञा की और एक अत्यंत महत्वाकांक्षी युवक चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। वो स्वयं जो हैं मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने, परंतु त्याग का अनुपम उदाहरण उन्होंने इस पद पर रहते हुए भी दिया। दूसरी जो घटना जिसके लिए कौटिल्य को व्यावहारिक राजनीति की तरफ मोड़ा वह घटना थी सिकंदर के आक्रमण की। तत्कालीन भारत में अनेक छोटे छोटे राजतंत्र अथवा गणतंत्र थे जो शक्ति एवं संगठन की दृष्टि से न केवल कमज़ोर थे अपितु परस्पर संघर्ष एवं युद्ध की नीति अपनाकर एक दूसरे के विकास को भी रोकते रहते थे। इनमें से अनेक ने यूनान मकदूनिया के राजा सिकंदर के सामने न केवल आत्मसमर्पण ही किया था अपितु अन्य भारतीय राज्यों की विजय के लिए भी सहायता की थी। इस परिस्थिति में कौटिल्य ने यह निष्कर्ष निकाला कि हिमालय और समुद्र के बीच स्थित संपूर्ण आर्य भारत भूमि की रक्षा के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली राजतांत्रिक साम्राज्य वाली राज्य व्यवस्था की स्थापना नितांत आवश्यक है। तो ये दो परिस्थितियां ऐसी थीं जिसके कारण कौटिल्य को व्यावहारिक राजनीतिक भूमिका निभानी पड़ी। आइए अब बात करते हैं कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र के बारे में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना और उसके काल के संबंध में दो प्रमुख मत दिखाई पड़ते हैं। पहला मत ये मानता है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री आचार्य विष्णुगुप्त शर्मा अथवा कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता थे और इस दृष्टि से इस ग्रंथ का रचना काल ईसा पूर्व 3री सदी है। इस मत का जो समर्थन करने वाले विद्वान हैं वो विद्वान हैं श्याम शास्त्री, के.पी. जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, डी.आर. भंडारकर, वी.पी. काणे, जे.एफ. फ्लिट, जे.जे. मेयर, स्टेन कोनाव। ये वो विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना का जो काल है वो ईसा पूर्व 3री सदी है। इस ग्रंथ की रचना के बारे में जो दूसरा मत है वह ये कहता है कि ये किसी अज्ञात विद्वान द्वारा निर्मित एक अप्रमाणिक ग्रंथ है जिसने कौटिल्य नामक कल्पित नाम से इस ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ के अनेक अंश ऐसे हैं जिनके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस ग्रंथ की रचना ईसा के बाद 1ली से 4ठी सदी के बीच हुई। यानी कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इस ग्रंथ की रचना काल को ईसा के बाद की मानते हैं और वो भी 1ली से 4ठी सदी के बीच की। और इस मत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं विंटरनिज, जॉली,
A.B. कीथ, E.H. जॉनसन, अरविंद नाथ बोस, हेमचंद राय चौधरी आदि। इन विद्वानों ने अर्थशास्त्र की रचना का काल ईसा के बाद पहली से चौथी सदी के बीच में स्वीकार किया है। तो रचना काल की दृष्टि से अर्थशास्त्र के बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की विद्या संबंधी अथवा अर्थशास्त्र में निहित जो मूल विषय है उसके बारे में। देखिए, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार की विद्याओं की बात की है, और ये जो विद्याएं हैं उनका नाम उन्होंने आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एवं दंड नीति बताया है। परंतु अर्थशास्त्र का जो प्रमुख विषय है वो विषय दंड नीति अथवा राजशास्त्र ही है। हालांकि कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता इन तीनों का भी उल्लेख किया गया है, परंतु अर्थशास्त्र का जो मूल विषय है वो दंड नीति ही माना जाता है, और दंड नीति को अर्थशास्त्र के पर्यायवाची के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। दंड नीति को कौटिल्य ने महत्वपूर्ण माना। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र क्या है। जो सामान्य हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, जो वर्तमान अनुशासन है, उससे संबंधित यह अर्थशास्त्र बिल्कुल भी नहीं है। आइए कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है उस पर बात करें। कौटिल्य ने कहा है कि मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं, और मनुष्यों से युक्त भूमि भी अर्थ कही जाती है। जो शास्त्र इस भूमि की प्राप्ति तथा उसकी रक्षा के उपायों को बताता है उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी अर्थशास्त्र में क्या क्या शामिल है? मनुष्य, उनकी जीविका और वह स्थान जहाँ पर लोग रहते हैं, और उस रहने वाले स्थान की रक्षा और उसके रक्षा के उपाय के बारे में जो ग्रंथ विश्लेषण करता है उस ग्रंथ को कौटिल्य अर्थशास्त्र का नाम देता है। और कौटिल्य का ये मानना है कि जो भूमि है वो समस्त संपदाओं का स्रोत एवं आधार है, और इस भूमि की प्राप्ति एवं रक्षा करने वाली संस्था जो है वह राज्य है। और इस तरह कौटिल्य ने राजशास्त्र में दंड शास्त्र को अंतर्निहित माना है, और वो कहते हैं कि संपूर्ण शास्त्रों का क्रमबद्ध अध्ययन करके और उनके प्रयोगों को भलीभांति जानकर ही राजा के लिए इस शासन विधि की रचना की है। तो कौटिल्य, संक्षेप में यदि हम अर्थशास्त्र के बारे में बात करें तो कौटिल्य का मानना है कि अर्थशास्त्र संज्ञा का प्रयोग संपदा शास्त्र अथवा धन संबंधी विद्या के लिए नहीं किया है, अपितु दंड नीति नामक विद्या के लिए किया है। तो ये स्पष्ट हो गया कि अर्थशास्त्र केवल धन संबंधी विषय से संबंधित ज्ञान नहीं है, अपितु यह दंड नीति से पूर्णतः संबंधित है। अब अर्थशास्त्र की जो विषय वस्तु है उस पर हम संक्षेप में बात करेंगे। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु में कुल मिलाकर 15 अधिकरण या भाग हैं, जिसमें दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सैन्य शास्त्र, समाज शास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, यौन विद्या आदि की जानकारी कौटिल्य ने अपने इस ग्रंथ में प्रदान की है। इसका पहला अधिकरण राजवृत्ति निरूपण से है, जिसमें वह राजा और उससे संबंधित समस्याओं पर विचार करते हैं। उससे संबंधित जो
विभिन्न प्रकार के मंत्री हैं, अमात्य हैं, उनकी नियुक्ति, गुप्तचरों का निरूपण, राजा की स्वजनों से रक्षा, विष प्रतिकार उपाय, राजभवन निर्माण इत्यादि विषय इस प्रथम अधिकरण में सम्मिलित हैं। दूसरा जो अधिकरण है उसका नाम प्रत्यक्ष प्रचार है। इसमें वे बात करते हैं कि शासन के जो विभिन्न विभाग हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति कैसे होगी, उनके क्या कार्य होंगे, उनके बारे में वो बात करते हैं और उनके जो विभाग हैं उन विभागों के बारे में वो वर्णन करते हैं। उस समय उन्होंने सन्निधाता, समाहर्ता, अक्षपटल, स्वर्णाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, सीताध्यक्ष और विभिन्न प्रकार की सेनाओं के अध्यक्षों के कर्तव्य, गुप्तचरों के कर्तव्य और जनपद व दुर्गों के निर्माण से संबंधित जो ज्ञान है उसका उल्लेख इस दूसरे अधिकरण में उनके द्वारा किया गया है। तीसरा अधिकरण न्याय का निरूपण करता है। न्याय विभाग के संगठन के बारे में, विभिन्न प्रकार के विवादों एवं न्यायिक प्रक्रिया के बारे में इस अधिकरण में प्रकाश डाला गया है। चौथा अधिकरण कंटक शोधन नाम से है, जिसमें विभिन्न प्रकार की दंड नीतियों, अपराधों के बारे में उल्लेख किया गया है और जो विभिन्न प्रकार के अपराध हैं उन अपराधों में किस प्रकार से दंड विधान होगा उसके बारे में इस अधिकरण में चर्चा की गई है। शिल्पियों, व्यापारियों, कृत्रिम सिद्ध पुरुषों, चोरों, गुप्त व प्रकट अपराधों से देश की रक्षा करने वाले लोगों को दंडित करने, रक्षा करने के लिए जो दंड विधान है उसके बारे में, देवी संकट, गुप्त षड्यंत्रकारियों से रक्षा, रहस्यमय मृत्यु, शव परीक्षा इत्यादि उपविषय इस अधिकरण में शामिल किए गए हैं। पांचवा अधिकरण योग व्रत निरूपण से संबंधित है, जिसमें वो कोष संग्रह की बात करते हैं, राज भृत्यों का भरण पोषण की बात करते हैं, दंड विधान की बात भी इसमें निहित की गई है। छठवां अधिकरण प्रकृतियों के निरूपण से संबंधित है। इसमें शत्रु राज्यों को वश में करने के उपायों के बारे में प्रकाश डाला गया है। सातवां अधिकरण षाड्गुण नीति के उद्देश्यों, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता, उसका व्यवहारिक प्रयोग कैसे करे ताकि राजा शत्रु, मध्यम व उदासीन राज्यों को वश में कर सके, इन सब बातों पर चर्चा की गई है। आठवें अधिकरण में व्यसनों का निरूपण किया गया है कि राज्य की विपत्ति के मूल में कौटिल्य ये मानता है कि व्यसन महत्वपूर्ण होते हैं, तो राजा को जो सामान्य पुरुष हैं उनके लिए व्यसन मुक्ति का काम करना चाहिए। नवा अधिकरण आक्रमण का निरूपण से संबंधित है, जिसमें वह शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए किस तरीके से राजा चिंतन करे, कब वह आक्रमण करे, उसकी सैन्य तैयारी कैसे हो और सैन्य संगठन के निर्माण से संबंधित बातें इसमें निहित की गई हैं। आक्रमण का समय व उत्पन्न होने वाली विभिन्न आपत्तियों, बाधाओं और संकटों के बारे में विस्तार से इस अधिकरण में उल्लेख किया गया है। 10वां अधिकरण युद्ध का निरूपण करने वाला है। युद्ध के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। वे शत्रु से होने वाले युद्धों के बारे में, विजय प्राप्त करने से संबंधित नियम, सैन्य छावनियों का निर्माण, युद्ध के दौरान सेना की रक्षा, कूट युद्ध के भेद, युद्ध के योग भूमि, विभिन्न प्रकार की सेनाओं के कार्य, विभिन्न प्रकार के सैन्य व्यू आदि विषयों पर बात करते हैं। 11वां अधिकरण संघव्रत निरूपण से संबंधित है, जिसमें वो भेद डालने, शत्रु के राज्यों में किस प्रकार से भेद डाला जा सके इसकी बात करते हैं। भेदक प्रयोग की बात इस अधिकरण में की गई है। 12वां अधिकरण अबलियास का निरूपण है, जिसमें निर्बल द्वारा बलवान शत्रु राजाओं के प्रतिकार कैसे किए जा सकेंगे इस पर विचार किया गया है। दूत कर्म, मंत्र युद्ध, राजमंडल की मदद, सेनापतियों के वध आदि के बारे में इसमें विचार किया गया है। 13वां अधिकरण दुर्ग प्राप्ति के उपायों से संबंधित है। इसमें शत्रु के दुर्गों पर अधिकार कैसे किया जाए और उसके क्या तरीके हैं उस पर उन्होंने बात की है। 14वां अधिकरण औपनिषदिक निरूपण से संबंधित है। इसमें
शत्रु सेना पर विष, जादू, टोना के प्रयोग के बारे में विचार किया गया है। और 15वां अधिकरण तंत्र युक्ति का निरूपण है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह तंत्र के माध्यम से राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। राज्य की सुरक्षा के लिए तंत्र शास्त्र की बात इस 15वें अधिकरण में की गई है। तो कुल मिलाकर अरस्तु का कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो पूरी तरीके से एक संपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें शासन प्रणाली से संबंधित संपूर्ण विषयों पर व्यापक गहन चिंतन किया गया है। धन्यवाद।